हाँ जी बच्चा पार्टी, आज हमारे सामने है वेव चैप्टर, या आप ये कहिए कि वेव का कॉन्सेप्ट हमारे सामने है। देखो, मैं वेव को याद रखने के लिए, वेव को प्रिपेयर करने के लिए एक बात याद रखता हूँ। वो बात ये है कि आप तालाब के किनारे खड़े हो जाइए और बड़ी शिद्दत से एक पत्थर फेंक के मारिए। जैसे ही आप पत्थर तालाब में गिरेगा, तालाब में डिस्टरबेंस शुरू हो जाएगी। उसी डिस्टरबेंस का नाम वेव है। बस, कि वेव इज नथिंग बट ए काइंड ऑफ डिस्टरबेंस। मतलब आपने तालाब के किनारे खड़े हुए और एक पत्थर तालाब में फेंक के मारा, और उसी ने वेव की डेफिनेशन को बना दिया। आपने कह दिया उसको देख के कि सर जी तालाब में डिस्टरबेंस हुई है। मैंने कहा उसी डिस्टरबेंस का नाम तो वेव है। अब आपने बड़ी ध्यान से देखा कि क्या हुआ। जैसे ही तालाब में पत्थर गिरा, ठीक है, पत्थर के गिरते ही सारे के सारे पानी की जो पार्टिकल्स हैं उन्होंने भागना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं उस पत्थर ने उन पार्टिकल्स को मोमेंटम प्रोवाइड किया। मोमेंटम का मतलब है मास इनटू वेलोसिटी। अब मोमेंटम है तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी भी है, और काइनेटिक एनर्जी से वो एक दूसरे पार्टिकल से कोलाइड भी कर रहे हैं, कोलाइड भी कर रहे हैं, एनर्जी ट्रांसफर भी कर रहे हैं। तो इससे डेफिनेशन फिर पूरी हो गई। आप तालाब के किनारे खड़े हुए, आपने पत्थर मारा, पत्थर मारते ही तालाब के पानी में डिस्टरबेंस हुई। उस डिस्टरबेंस को आपने वेव का नाम दिया। उस डिस्टरबेंस में क्या हो रहा था कि पार्टिकल टू पार्टिकल एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा था। अब एनर्जी कैसी थी? काइनेटिक एनर्जी थी। पोटेंशियल क्यों नहीं ली? क्योंकि कहीं ना कहीं आप यहाँ पे F इज इक्वल टू के एक्स वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर रहे, के एक्स वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर रहे, तभी आपने पोटेंशियल नहीं ली। अदरवाइज तो पोटेंशियल एनर्जी तो बनती थी, है ना। चलो कोई बात। जब आपने तालाब के किनारे खड़े होके पत्थर मार दिया और आपने डेफिनेशन बना ली, तो उस डेफिनेशन को लिखना तो बनता है ना भाई। चलो उसको लिखना स्टार्ट करते हैं। तो आपने क्या कहा कि वेव इज नथिंग बट ए काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस। वेव इज नथिंग बट a kind of disturbance disturbance in which kinetic energy and momentum is transferred from particle to particle in a medium। इन ए मीडियम। मैं आपको एक बात बता दूं बच्चा लोग, कि किसी भी वेव की प्रोपगेशन के लिए सबसे बड़ी जरूरत होती है मीडियम। विदाउट मीडियम ए वेव कांट प्रोपगेट। मतलब अगर कोई मीडियम नहीं है ना, तो वेव की प्रोपगेशन पॉसिबल ही नहीं है। वेव प्रोपगेट तभी करेगा जब उसके पास कोई मीडियम होगा। अगर उसके पास मीडियम नहीं है, तो वेव की प्रोपगेशन भी पॉसिबल नहीं। अब यहाँ पे दो चीजें लिखी, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। आपको पता है ना काइनेटिक एनर्जी क्या चीज होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। यानी कि काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या चाहिए? मास और वेलोसिटी। और मोमेंटम क्या चीज होती है? मोमेंटम होती है क्या, बताओ? मास इनटू वेलोसिटी। यानी कि मास और वेलोसिटी है तो आपके पास मोमेंटम भी होगी और काइनेटिक एनर्जी भी होगी। अब इसने क्या कहा कि काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल इन ए मीडियम। अब आप मेरे को एक बात बताओ कि जब आपने पत्थर मारा तो आपने क्या देखा कि सेंटर में डिस्टरबेंस सबसे ज्यादा थी। लेकिन जैसे जैसे आप सेंटर से दूर होते गए, वैसे वैसे डिस्टरबेंस लगातार कम होती गई, लगातार कम होती गई, और एट लास्ट वो डिस्टरबेंस क्या हो जाती है? लगभग जीरो हो जाती है। तो इसका क्या रीजन रहा होगा? इसका रीजन यही रहा होगा कि बीच में सबसे ज्यादा एनर्जी मिली होगी जब वो पत्थर गिरा। उसी ने तो मोमेंटम प्रोवाइड करी, उसी से तो काइनेटिक एनर्जी मिली। अब नेक्स्ट पार्टिकल ने उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया होगा। तो नेक्स्ट ने जितना एब्जॉर्ब कर सकता था किया होगा, बाकी नेक्स्ट को ट्रांसफर कर दिया होगा।
नेक्स्ट ने जितना एब्जॉर्ब किया कर सकता था एब्जॉर्ब किया, बाकी फिर नेक्स्ट को ट्रांसफर किया। तो इस तरह से एनर्जी का लगातार क्या हुआ, एनर्जी को लगातार एक मीडियम में ट्रांसफर किया गया, जिससे कि उसकी वैल्यू लगातार क्या होती गई, डिक्रीज होती गई, और एट लास्ट क्या होगी, जीरो। अब आप सोचो कि हमारे रूम में बल्ब जल रहा है, ठीक है, और हम लाइट को वेव की तरह कंसीडर कर सकते हैं। अगर हम लाइट को वेव की तरह कंसीडर कर सकते हैं तो बात ये है कि इसके पार्टिकल्स मोमेंटम और एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं एक मीडियम में। इसका एग्जांपल है एक बल्ब आपके रूम में जल रहा है, तो सबसे ज्यादा रोशनी कहाँ पे होगी, उसके पास। जैसे जैसे उससे दूर जाते जाओगे वैसे वैसे उसकी इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, जितनी एब्जॉर्ब कर सकते हैं करेंगे, बाकी नेक्स्ट को ट्रांसफर कर देंगे। ऐसा ही तो होता है वेव में, अगले वाले भी जितना एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकते एब्जॉर्ब करेंगे, बाकी नेक्स्ट को ट्रांसफर कर देंगे। इस तरह धीरे धीरे एनर्जी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, और एट लास्ट क्या हो जाएगी, जीरो। अदरवाइज तो क्या होता कि एक बल्ब की अगर एनर्जी ऐसे फैलती होती कि सारी जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती तो क्या होता, आपके पिंड में एक बल्ब लगा होता, है ना, एक बल्ब, और पूरा पिंड जगमगाहट से, है ना, पूरे पिंड में जगमग जगमग हो जाती। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके गांव में एक बल्ब लगा दिया और बस पूरे घरों में रोशनी पूछ रही है भाई, बराबर दबा के? ऐसा कभी नहीं होता ना। क्यों नहीं होता पता है? क्योंकि मीडियम के पार्टिकल्स उसकी एनर्जी को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जितनी बाकी बचती है नेक्स्ट को ट्रांसफर करते हैं। ऐसे करते 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 लास्ट में क्या हो जाता है, एनर्जी जीरो हो जाती है। ठीक है, तो ये है आपके पास वेव को प्रोपेगेट करने वाली बात, सॉरी बच्चा, वेव को प्रोपेगेट करने वाली बात, वेव को चलाने वाली बात। अब देखो बच्चा लोग, वेव दो तरह की होती है। क्या है, कौन कौन सी, मैं अभी बता देता हूं आपको। वेव के टू टाइप्स कौन कौन से हैं। अब मैं बात करने वाला हूं टाइप्स ऑफ वेव की। ठीक है, ये एसएचएम वाली देखो बनी पड़ी है वर्कशीट। देखो भी बच्चा, दो तरह की वेव हमारे पास कौन कौन सी होती है। एक तो होती है बच्चा लॉन्गिट्यूडनल वेव, दूसरी होती है ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, तो आपके पास दो तरह की वेव हैं। एक है आपके पास ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स वेव, दूसरा है बच्चा पार्टी लॉन्गिट्यूडनल वेव। मेरे ख्याल से आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ भी रखी है इनको थोड़ी बहुत। ठीक है, देखो एक है हमारे पास ट्रांसवर्स और दूसरा है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल में क्या फर्क है, इनमें जो डिफरेंसेस हैं वो हमें एक्सप्लेन करके चलने हैं। देखो कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे। मान लीजिए कि एक वेव ऐसे प्रोपेगेट कर रही है, ठीक है, कि उसकी डायरेक्शन और डायरेक्शन ऑफ डिस्टर्बेंस दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वेव एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्टर्बेंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ वेव एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्टर्बेंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जैसे कि ऐसे चल रही है बच्चा पार्टी, देखो मैं आपके सामने जो डायग्राम में बना रहा हूं, ध्यान से देखो उसको। ठीक है, तो इस तरह से चल रही है हमारी वेव। तो यहाँ वेव की डायरेक्शन मान लो ये है एक्स एक्सिस के अलोंग है वेव चल रही है, वेव की डायरेक्शन है। और डायरेक्शन ऑफ डिस्टरबेंस किस एक्सिस के अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग है डायरेक्शन ऑफ डिस्टरबेंस। ठीक है, इस एक्सिस के अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग है। तो ये आपने क्या दिखा दी यहाँ पे, डायरेक्शन ऑफ डिस्टरबेंस, डायरेक्शन ऑफ डिस्टरबेंस, डिस्टर डायरेक्शन ऑफ डिस्टरबेंस। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ डिस्टरबेंस एंड डायरेक्शन ऑफ वेव आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक दूसरे की क्या है, वो परपेंडिकुलर है। तो उस सिचुएशन में जो कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा वो ट्रांसवर्स वेव का होगा। अब ट्रांसवर्स वेव कौन सी वेव है,
वो वेव है जो क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में चलती है, which travel in the form of crust and troughs, which travel in the form of crust and ट्रफ्स। क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में जो वेव ट्रेवल करती है आप उसे बोलते हो क्या? ट्रांसवर्स वेव आप उसे बोलते हो। जैसे कि क्रस्ट क्या है बेटा? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन पॉजिटिव डायरेक्शन, दैट इज क्रस्ट। ट्रफ क्या है भाई? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन नेगेटिव डायरेक्शन, दैट इज ट्रफ। तो क्रस्ट को क्या लिखा आपने? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम है ना, ये इससे फालतू तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता, ये मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन पॉजिटिव डायरेक्शन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन नेगेटिव डायरेक्शन, दैट इज ट्रफ। देखो बच्चा, कैसे इस बात को आप लिखोगे? आप बोलते हो कि क्रस्ट क्या चीज है? क्रस्ट है, आपने कहा कि सर ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन पॉजिटिव डायरेक्शन, इन पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है, दैट इज क्रस्ट। और ट्रफ क्या चीज है? ट्रफ है बच्चा लोग मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। अब आप मेरे को एक बात बताओ कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते होते हैं हम फिजिक्स के अंदर? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते होते हैं एम्पलीट्यूड, 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 एम्पलीट्यूड। और आप एक बात याद रखना, एम्पलीट्यूड का जो स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? इंटेंसिटी के। तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्प का पावर 2, एम्पलीट्यूड का पावर 2। एम्पलीट्यूड को आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे कि अब तो खैर घरों में, हर घर में टाटा स्काई लग गया, ठीक है, और टाटा स्काई ने डायलॉग भी दे दिया कि टाटा स्काई लगा डाला तो वो लाइफ पता नहीं झिंगला लगे, पता नहीं जो भी है। अच्छा, तो उससे पहले डिश होती थी, और डिश में ना प्रॉब्लम्स आती आती थी। तो जब हमारी पिक्चर बिल्कुल क्लियर नहीं होती थी, हम डिश वाले को फोन करते थे कि भैया आप ना या तो डिश को ठीक कर जाओ, नहीं तो ना हम लोग आपको इस महीने का रेंट नहीं देंगे। फिर डिश वाला भागा भागा आता था, एक ब्लैक कलर का बॉक्स होता था, वो बॉक्स लगाता था हमारे घर के आगे, ठीक है, और जैसे ही वो लगाता था हमारी जो टीवी था वो बहुत ही अच्छा चलने लगता था। तो उसका नाम वो देता था एम्पलीफायर है, कहता था एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर बेसिकली क्या करता है? वो एम्पलीट्यूड ऑफ वेव को इंक्रीज कर देता है। अगर एम्प इंक्रीज हो गया तो आपकी पिक्चर क्वालिटी भी क्या हो जाएगी? बढ़िया हो जाएगी, ठीक है। तो आप इस बात से याद रख सकते हैं उसको, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड जो होता है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, और वेव में पार्टिकल्स चलते होते हैं। तो एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जितना ज्यादा होगा इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। सोचने वाली बात है, पार्टिकल जितनी ज्यादा उछल कूद करेगा उसकी पास ताकत उतनी ही ज्यादा होगी। अब उछल कूद का नाम क्या है? एम्पलीट्यूड। उछल कूद का नाम क्या है? एम्पलीट्यूड। बच्चों इस बात को याद रखो कि पार्टिकल की जो उछल कूद है ना, उनके अलग अलग नाम दे दिए। जैसे पार्टिकल की उछल कूद को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, भाई एक सेकंड में वो कितनी उछल कूद दिखा देता है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर सकता है, मैक्सिमम, उसे बोल देते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को याद रखने का क्या तरीका है? अगर टीचर की इंटेंस स्टूडेंट के लिए अच्छी होगी तो वो क्या हो जाएगा? पास। तो इंटेंसिटी के लिए ये क्या होगा आपके पास? मैं बता देता हूं अभी, PASS, पास। ये इंटेंसिटी अगर अच्छी होगी टीचर की तो वो क्या कर देगा आपको? पास। तो PA पावर अपॉन एरिया, दैट इज इंटेंसिटी। पावर क्या होता है? पावर इज वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी को याद रखने के लिए पासवर्ड याद रखो, ठीक है। तो P डिवाइड बाय A, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू इंटेंसिटी। अब देखो बच्चा, जब हमारे पास एक वेव है जो क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है, तो फिर वेव की लेंथ क्या होगी? आप सभी को पता है इस बारे में। वेव की लेंथ को हम बोलते हैं लैम्डा।
आपके सामने स्क्रीन पे एक कंप्लीट वेवलेंथ में शो कर रहा हूं। ये देखो भाई, इस तरह से ये एक वेव मैंने शो करी है। इसकी वेव की लेंथ क्या होगी? लैम्डा। वेव की लेंथ होगी लैम्डा, ठीक है। ये आपके पास ये उसके लिए साइन रहेगा लैम्डा का, ठीक है। इसमें जो टाइम लगेगा उसको आप बोलते हैं टाइम पीरियड। आपको पता है ना, जब एक वेव पूरी हो जाए तो वहां पे लगने वाला टाइम क्या कहलाता है? टाइम पीरियड कहलाता है। टाइम पीरियड दैट इज टी। और इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है 2 पाई के इक्वल। और 2 पाई किसके इक्वल होता है? 360 डिग्री के इक्वल। 2 पाई क्या होता है? रेडियन। 2 पाई रेडियन किसके बराबर होता है? 360 डिग्री। 360 डिग्री यानी कि 1 रेडियन किसके बराबर होगा? 1 रेडियन होगा आपका 360 डिग्री डिवाइड बाय 2 पाई। या यहां से 1 डिग्री किसके बराबर होगा? 2 पाई बाय 360 रेडियन। आप ये बातें लिख सकते हो। ये जनरल बातें बेटा, जो मोस्ट ऑफ बच्चों को कभी याद नहीं रहती, ठीक है, इसीलिए मैं आपको बार बार बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट भी आता है, ओमेगा। ओमेगा दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई बाई कैपिटल टी। और इस टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल कौन होता है? टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी, जिसको मैं न्यू से डिनोट करके चलता हूँ, ठीक है। तो आप इसको ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू न्यू भी लिख सकते हैं। 2 पाई इंटू न्यू भी आप लिख सकते हैं। अब एक बात और देखो बच्चा, कि जो स्पीड है लाइट की या वेलोसिटी है जो लाइट की, हम लाइट को वेव की तरह ट्रीट करते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। कि लाइट को ना दो तरीके से ट्रीट किया जाता है। एक तरीका जिसमें हम कहते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन में चलता है, और दूसरा तरीका जिसमें हम बोलते हैं कि लाइट ट्रेवल्स लाइक ए डिस्टर्बेंस। लाइट का नेचर दो तरह का होता है। एक तो होता है पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर का मतलब होता है कि वो सीधा सीधा चलेगा। एक होता है वेव नेचर। वेव का मतलब होता है कि वो डिस्टर्बेंस की तरह चलेगा। तो पार्टिकल का नेचर है ना, ड्यूअल होता है। जैसे कि मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि क्लास में ना कई कई लड़कों का नेचर है ना लड़कियों जैसा होता है ना। वो आपको दिमाग में आ भी गया होगा, ऐसे बच्चे आपके साथ क्लासेस में रहे होंगे पीछे 10th में, कि जिन लड़कों का नेचर है ना लड़कियों जैसा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो लड़का लड़की बन गया, है ना। तो यही बात लाइट में भी फिट करती है कि लाइट का ड्यूअल नेचर होता है। लाइट को आप ये नहीं कह सकते कि लाइट इज ए वेव और लाइट इज ए रे और लाइट इज ए पार्टिकल। आप ऐसा नहीं कह सकते। आप ये कह सकते हैं कि लाइट का जो नेचर है वो ड्यूअल है। लाइट का जो नेचर है वो ड्यूअल है। इसका मतलब ये नहीं है कि लाइट इज ए रे और लाइट इज ए वेव ना, ये उसका नेचर है, ठीक है ना। लाइट का नेचर ड्यूअल होता है बच्चा लोग। लाइट कभी भी वेव नहीं है। लाइट लाइट कभी भी रे नहीं है। ये बात आप बहुत ही अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। अब देखो, लाइट की जो वेलोसिटी होती है सभी को पता है, उसको c से डिनोट करते हैं, और मैक्सिमम होती है जिसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। यही होती है ना वैल्यू। और मैक्सिमम मान के चलते हैं हमारे नेचर में। हम कहते हैं कि लाइट से ज्यादा वेलोसिटी किसी पार्टिकल की एग्जिस्ट नहीं करती। हालांकि हमने डिस्कवर कर रखे हैं ऐसे भी पार्टिकल जिनकी वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ लाइट से बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा है। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि मैक्सिमम है, क्योंकि अब तक हमने उनको एक्सपेरिमेंटली पूरी तरह से प्रूफ नहीं किया, ठीक है। उसमें कुछ कंट्राडिक्शन है, उन कंट्राडिक्शन को लेके हम कहते हैं कि मैक्सिमम जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट की है, ठीक है। अब सी क्या होना चाहिए आप बताओ? अगर लाइट एक वेव की तरह बिहेव कर रहा है तो, क्योंकि आइंस्टीन जी महाराज कहते थे कि लाइट को आप जिस फॉर्म में यूज करना चाहते हो आप अपनी सहूलियत के अनुसार यूज कर सकते हो। आप कहते हो कि लाइट ट्रेवल से स्ट्रेट लाइन पाथ, तो आप उसको मान के भी उसके साथ डील कर सकते हो। और आप कहते हो कि लाइट ट्रेवल्स लाइक ए डिस्टेंस, तो आप उसकी तरह भी उसके साथ डील कर सकते हो। तो आप मेरे को बताओ कि वेलोसिटी क्या चीज होती है? ये होता है भाई डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। यही होता है ना। अब एक वेव डिस्प्लेसमेंट किस फॉर्म में ट्रेवल करेगा? वेव लेंथ की फॉर्म में। और टाइम कितना लगेगा? कैपिटल टी। तो आप यहां से देखो कि c इज इक्वल टू क्या आ गया? वेव लेंथ डिवाइड बाय टाइम। ये टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल कौन होता है? फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू c। यानी कि लैम्डा वेवलेंथ मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, एंड दिस रिमेंस ऑलवेज कांस्टेंट 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि लैम्डा इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸8 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी। अब ये ऊपर वाला तो नंबर है, तो इसका मतलब है कि वेवलेंथ ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, फ्रीक्वेंसी के, किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भाई। लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और वी कैन से, और फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, वेवलेंथ के। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ, उसका मतलब है 100% श्योर है कम होगी होगी। अगर वेवलेंथ आपकी ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम, अगर वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा। ये बातें आपको नोट करके चलनी है, यहाँ से बहुत ही ज्यादा काम आने वाली बातें हैं। 11th की केमिस्ट्री में ये सारी बातें आप पढ़ चुके हो जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात करते हैं भाई लाइट और साउंड में थोड़ा सा डिफरेंस करके देखते हैं। देखो भाई, मान लो आप घर में ना, आप अब बड़े बड़े हो चुके हो, आपकी घर में पिटाई चल रही है, ठीक है। मान लो, मैं ये नहीं कहता कि आपकी पिटाई चल रही है, ठीक है। मान लो आपकी घर में पिटाई चल रही है, अब तरीके से चल रही है। अब पिटाई कैसे होती है आपकी, आपकी पिटाई ऐसे होती है कि आपको एक रूम में बंद करके पीटा जाता है। किस लिए पीटा जाता है, इसलिए पीटा जाता है ताकि पड़ोसियों को पता ना चले कि आज हमने अपने बच्चे को छेद दिया है। समझ रहे हो आप, भाई आपके घर में आपकी पिटाई हो रही है और आपके पड़ोसियों तक बात नहीं जानी चाहिए। पता है आजकल इज्जत बेइज्जती के बड़े सवाल होते हैं, ठीक है, पड़ोसियों को पता नहीं चलना चाहिए। अब आप लग गए भाई चिल्लाने, रूम पूरा बंद था, पापा बिल्कुल सिक्योर थे कि चिल्लाता रहे, ठीक है भाई, तेरे जो पढ़ने हैं वो तो पढ़ने ही है, ठीक है। तो पापा ने मन लगा के दिया आपको पीठ, ठीक है। अब पापा बाहर निकले, और जैसे ही बाहर निकले, तो बाहर निकलते पड़ोसी खड़े थे और उन्होंने कहा कि आज आपने बच्चे को क्यों पीटा जी, क्या बात हो गई थी। तो पापा हैरान और परेशान, पापा ने कहा कि मैंने तो रूम पूरी तरह से बंद किया था, तो साउंड कैसे चलेगी, बाहर कैसे चलेगी। तो साउंड की ये प्रॉपर्टी होती है बच्चा कि उसको थोड़ी बहुत भी जगह मिलेगी ना, तो वहां पे बैंड वैंड होके, बहुत ज्यादा बेंडिंग भी करनी पड़ी तो वो बैंड हो जाएगी, और बैंड होके पड़ोसी के कानों में पहुंचेगी कि लड़का पिट गया। सही है कि नहीं। तो यानी कि साउंड की वो प्रॉपर्टी है जिसमें वो बेंडिंग बहुत ज्यादा हो सकती है। क्या ये लाइट के केस में पॉसिबल है। जैसे कि मान लो हम रूम में अपने लाइटनिंग करके बैठे हैं और छत पे जाके देखें, तो क्या छत चमकारे मारती मिलती है, क्या छत कभी चमकारे मारती मिलती है। कभी ऐसे बच्चे के साथ हुआ है कि आपने अपने रूम में बहुत ज्यादा लाइटनिंग कर रखी है, आप छत के ऊपर गए, छत चमकारे मार रही थी, ओहो मैंने तो लाइट बहुत ज्यादा जला रखी है, छत भी चमकारे मार रही है। क्या ऐसा हुआ है कभी, आंसर इज नो। मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ ऐसा, ठीक है। क्या कभी छत चमकारे मारती है ना। अगर मैंने अपना रूम पूरी तरह से बंद कर रखा है तो क्या लाइट रेडिएशन कभी मेरे रूम से बाहर जाके किचन में एंट्री मार जाती है, आंसर इज नो। क्या ऐसा हुआ है कभी कि आपने अपने रूम में बहुत ज्यादा लाइटनिंग कर रखी है और पड़ोसी वाले कमरे में भी लाइट जा रही हो और उसकी आवाजें आ रही हो कि अरे बंद कर दे, लाइट बंद कर दे, सो जान दे, तो तुझे तो सोना नहीं है, हैं। कभी ऐसा हुआ है, नहीं। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि लाइट जो है वो बहुत ज्यादा बेंड नहीं कर सकता। यानी कि लाइट और साउंड में एक डिफरेंस मुझे पता चला। दैट डिफरेंस इज कि साउंड वेव्स कैन बेंड मोर अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल, व्हाइल लाइट वेव्स कांट डू दैट। वो बहुत ज्यादा बेंड नहीं हो सकती अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल। उनकी इसी प्रॉपर्टी को हम स्टडी करते हैं अंडर द टॉपिक, दैट टॉपिक इज डाइफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन बोल देते हैं आप उसको, डिफ्रैक्शन, ठीक है। डिफ्रैक्शन लाइट के लिए भी, साउंड के लिए भी। साउंड के लिए डिफ्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, लाइट लाइट के लिए डिफ्रैक्शन बहुत ही कम होता है। अब बात आती है एक और प्रॉपर्टी की। वो प्रॉपर्टी क्या है कि जब मैं साउंड को कंप्रेस कर देता हूं, जैसे कि लाउड स्पीकर, साउंड को मैं कंप्रेस कर देता हूं, तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यानी कि साउंड को कि मैं क्या कर सकता हूँ, कंप्रेस कर सकता हूँ, ठीक है। मैं एकदम से फैला भी सकता हूँ,
ठीक है ना, ये दोनों के दोनों काम है, यानी कि आप उसे कंप्रेस भी कर सकते हैं और उसे रेयरफेक्ट भी कर सकते हैं, मतलब फैला भी सकते हैं। क्या मैं लाइट के साथ ऐसा कर सकता हूँ कि पापा शाम को जॉब से वापस आए, मैं लाइट इकट्ठी करके रखूं, जैसे ही वो आए और इकट्ठी लाइट फैला दूं पूरे घर में? ऐसा कभी हुआ है कि पापा आए हो आपने सरप्राइज दे दिया हो ऐसा? हैं कि लाइट इकट्ठी कर रखी हो, जब तक पापा आए, आते घर में एंट्री हुई, होते ही लो भाई लाइट नहीं कर दी लड़के ने, हैं? कभी हुआ है? नहीं हुआ, क्योंकि आप लाइट को कभी कंप्रेस नहीं कर सकते। तो यानी कि दूसरी प्रॉपर्टी भी मेरे को पता चल गई कि लाइट और साउंड वेव में ये डिफरेंस है कि साउंड को आप कंप्रेस कर सकते हो, लाइट को आप कंप्रेस नहीं कर सकते। क्या थोड़ा बहुत कंप्रेशन पॉसिबल है? तो हम कहते हैं कि थोड़ा लिटिल कंप्रेशन पॉसिबल होगा, जिसको हम स्टडी करेंगे आगे किस टॉपिक के अंदर। दैट टॉपिक इज, अगेन आई एम सेइंग दैट टॉपिक इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वो टॉपिक है आपका डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बच्चा पार्टी, इस लेक्चर को आपको, इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो एक बार फिर से सुननी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बातें मैंने ऐसे करी है जो डेली लाइफ से जुड़ी हुई हैं। आप उन बातों को सुनोगे, लिखोगे और पढ़ के देखोगे तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर आएगा और आपको कभी इस कॉन्सेप्ट में कभी भी कोई डाउट पैदा नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखिए बच्चा लोग, अब मैं बात करता हूँ लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब तक मैंने बात करी है ट्रांसवर्स की। मैं लाइट का स्टार्टिंग में जो नेचर मान के चला था वो ट्रांसवर्स ही मान के चला था। स्टार्टिंग जो था वो लाइट के नेचर के बारे में वो ट्रांसवर्स था। साउंड का ट्रांसवर्स नेचर एग्जिस्ट नहीं करता। साउंड का ट्रांसवर्स नेचर एग्जिस्ट नहीं करता। साउंड कभी भी क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में ट्रेवल नहीं करती। साउंड कभी भी क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में ट्रेवल नहीं करती। ये बात मेरे को हमेशा याद रखनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है ना बच्चा? अब आता है बेटा लॉन्गिट्यूडनल वेव की लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है। जैसे कि आपने देखा होगा बूफर बजता है, कैसे आवाज आती है, धुम धुम धुम, ऐसे आवाज आती है ना? तो उसमें आपने लगातार देखा होगा बूफर को बजते हुए, तो एकदम से वो बाहर जाता है, एकदम से अंदर की तरफ, बाहर एकदम अंदर कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन होता है। तो जिन वेव में कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होते हैं आप उनको क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। अब कैसे बोलते हैं, कैसे एक्सप्लेनेशन देंगे? चलो स्टार्ट हो जाता है। हम देखिए बच्चा बात, अरे मैंने कंप्लीट इरेज कर दिया, चलो कोई बात नहीं। देखो जी, मैं बात कर रहा हूं किसकी? मैं बात कर रहा हूं लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव की। लॉन्गिट्यूडनल वेव वो वेव है जो कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस की टर्म में ट्रेवल करता है। द वेव विच ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफेक्शंस। जो वेव कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की टर्म में ट्रेवल करता है आप उसे बोलते हैं क्या? लॉन्गिट्यूडनल। कंप्रेशंस एंड रेयरफेक्शंस, जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की टर्म में ट्रेवल करता है आप उसको क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल। कंप्रेशन का क्या मतलब है? कंप्रेशन का मतलब है कि नॉर्मल डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स डिक्रीजेस। नॉर्मल डिस्टेंस जितना होना चाहिए पार्टिकल्स के बीच उससे कम हो जाता है। नॉर्मल डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स डिक्रीजेस, डिक्रीजेस। ठीक है, आप उसे बोलते हैं कंप्रेशन। रेयरफेक्शन किसे बोलेंगे? कि नॉर्मल डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, बिटवीन द पार्टिकल्स इंक्रीजेस, इंक्रीजेस। ठीक है, आप इसे क्या बोलेंगे? रेयरफेक्शन बोलेंगे। तो कंप्रेशन में क्या होता है? कंप्रेशन में प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है ना, प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा यहाँ पे। जैसा कि आपने थर्मो में पढ़ा ही था ना यार, कि कंप्रेशन में क्या होता है और रेयरफेक्शन में क्या होता है। ठीक है। हाँ, अच्छा, एक मिनट बच्चा। हाँ जी हर्षु, हर्षु बेटा, ये 11th की क्लास चल रही है अब तक बच्चे, 5 मिनट के बाद ज्वाइन कर लेना बेटा। ठीक है, 5 मिनट के बाद ज्वाइन कर लेना बच्चे। हर्षप्रीत, 5 मिनट के बाद ज्वाइन करना बच्चा।
हाँ जी, नॉर्मल डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स डिक्रीजेस, आप इसे कंप्रेशन बोलते हैं। कंप्रेशन में आपको पता है प्रेशर हो जाता है इंक्रीज, वॉल्यूम हो जाती है क्या, डिक्रीज। ठीक है, कंप्रेशन और एक्सपेंशन में ये बातें स्पेशली होती हैं। ठीक है, एंड वर्क इज डन ऑन द पार्टिकल्स, तो टेम्परेचर भी कंप्रेशन में क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, और रेयर फ्रिक्शन के केस में नॉर्मल डिस्टेंस जितना होना चाहिए उससे बढ़ जाता है, तो प्रेशर तो यहाँ पे हो जाता है कम, डिक्रीज, वॉल्यूम हो जाती है यहाँ पे इंक्रीज, और टेम्परेचर भी यहाँ पे क्या हो जाता है, डिक्रीज। तो ये बातें होती है भाई कंप्रेशन और रेयर फ्रिक्शन में। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, इसका एग्जांपल है साउंड वेव। ठीक है ना बच्चा, इसका बेस्ट एग्जांपल है साउंड वेव। ठीक है, तो साउंड वेव्स आर द बेस्ट एग्जांपल फॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, इनके एक्सप्लेनेशन भी हम कल पढ़ेंगे, और भी इनसे जुड़ी हुई टर्म्स जो हैं वो हम स्टडी करेंगे बच्चा पार्टी, लेकिन कल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा उसमें हम इनके बेसिक्स कवर करेंगे, और बेसिक्स कवर करने के बाद देखेंगे कि इनमें क्या क्या चीजें हमारे सामने नई निकल के आती हैं। ठीक है, तो चलो, थैंक यू बच्चा पार्टी। आज हम यहीं पे अपना लेक्चर समाप्त करते हैं, और मिलते हैं एक नई क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। बच्चा जितने भी 12th के बच्चे यहाँ पे अटैच हो चुके हैं, प्लीज अपने आप को एक बार रिमूव कर लो और दोबारा से ऐड कर लो, क्योंकि अब तक 11th की क्लास चल रही थी। प्लीज बच्चा 12th के बच्चे जो भी हैं अपने आप को एक बार रिमूव कर लो, और 5 मिनट में ऐड कर लो बेटा, 5 मिनट में ऐड कर लो। ठीक है, हाँ जी।